फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और कल हम लोगों ने जो पेपर पढ़ा था प्रथम, वो क्या कौन सा पेपर था, प्रारंभ वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। आज हम लोग द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ेंगे और उसका कौन सा पेपर पढ़ेंगे, सेकंड पेपर पढ़ेंगे जो उसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास। हम लोगों ने फर्स्ट पेपर कर लिया जो क्या था, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। हम लोग सन 2023 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने प्रारंभिक शिक्षा की, आज हम लोगों ने नवीन प्रयास कर रही हूँ, कल मैं साइंस का कराऊंगी। ऐसे ही मैं सन 2023 का पेपर कंप्लीट कराने के बाद फिर मैं सन 2022 का कराऊंगी, फिर 21 का, फिर 20 का। ऐसे ही मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कराऊंगी। अगर हम लोग बात करें प्रीवियस ईयर प्रश्न की, अगर 50 नंबर का पेपर होगा आप लोगों का, तो आप मान के चलिए कि 50 में से 25 से 30 नंबर आपका सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रश्नों से ही आएगा। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, तैयार कर लिया, तो आपका बैक नहीं लगेगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गया है, तो वो परेशान ना हो। अगर किन्हीं बच्चों का 1-2 नंबर से अगर बैक लगा है तो वह इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर दें, क्योंकि इम्प्रूवमेंट फॉर्म की डेट आ गई है। आप लोग उसको भर दीजिए और थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आप लोगों का बैक क्लियर हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए इस चीज़ के लिए। वो फिर भी नहीं निकलेगा आप लोगों का, तो आप तैयारी करिए। आगे जब सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे उसके साथ जब बैक पेपर होगा तो आप उसमें अपना निकाल लीजिएगा। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आप लापरवाही ज़रा सा भी मत करिए कि आपका बैक लगे फिर आपको सोचना पड़े। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ध्यान से इन क्वेश्चनों को पढ़िए, समझिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। अभी मैं करा रही हूँ सन 2023 का। अगर आपके पास कोई भी सीरीज़ है और आप जाके देख लीजिएगा, बस मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 23 का मैं करा रही हूँ, आप 22 और 21 का प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा कि कितना मैंने आज कराया है और 22-21 में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कितना 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 15 वेरी शॉर्ट आते हैं, 10 क्वेश्चन आपके लॉन्ग के आते हैं। ये 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, ये भी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, ये 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, जिसमें 25 नंबर आपको लाना रहता है। अगर आप 25 से कम लाए तो आपका बैक लग जाएगा। बहुत से बच्चों का लगा भी है CDP में, है ना, फर्स्ट पेपर में, डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में लगा है। तो आप ऐसी गलती मत करिए। और ये ऐसे पेपर हैं जो अगर आपने प्रारंभिक शिक्षा और अच्छे से पढ़ लिया तो आपको वर्तमान भारतीय समाज में कुछ क्वेश्चन, ये नवीन प्रयास में कुछ क्वेश्चन कॉमन मिलेंगे जो दोनों पेपर में रहेंगे। आप पेपर फर्स्ट भी अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको सेकंड में हेल्प करेगा। अगर आपने पेपर सेकंड अच्छे से किया तो आपको फर्स्ट में हेल्प मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने क्या की थी? कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। थोड़ा इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से और बेहतरी से सीख सकें। वारेन हेस्टिंग ने सन 1774 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। कब से? 1774 से 1785 तक कहाँ के? बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ये भी आपसे पूछ सकता था कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। किस सन में थे? तो 1774 से 1785 तक थे। इन्होंने मुस्लिम कानून और धर्मशास्त्र के अध्ययन के लिए 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन आपको क्या मिला कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या मिला कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने की थी। पूछ सकता है कि कलकत्ता की मदरसा की स्थापना किस सन में की गई। तीसरा क्वेश्चन आपको मिला। तीसरा क्या मिला कि 1781 में कलकत्ता की मदरसा की स्थापना की गई। मतलब एक क्वेश्चन से आपको कितने मिल गए? 3 मिल गए। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। जो कोठारी आयोग है इसे ही हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ये आप इस पे स्टार बना लीजिए और आप प्रीवियस ईयर जाके देख लीजिएगा। कम से कम मैं अगर 23 का करा रही हूँ और आप 19 तक का देख लीजिएगा, मतलब 23, 22, 21, 20,
19। 1 2 3 4 5 सालों में क्या ये क्वेश्चन 6 बार नहीं पूछा गया होगा? ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट मिला के, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोठारी आयोग से क्वेश्चन हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा। किस राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, किसी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, तो कोठारी आयोग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। कोठारी आयोग की जो स्थापना है यह 1964 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करने के लिए, किसकी? शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करने के लिए की गई थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने की थी। पूछ सकता है कि कोठारी आयोग की जो समीक्षा की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने की थी। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। भारतीय शिक्षा जो आयोग का गठन था वो 1882 में किया गया था। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष सर विलियम हंटर ने, किसने? सर विलियम हंटर ने, उनका उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली की जांच करना, सुधारों की सिफारिश करने के लिए। मतलब जो विलियम हंटर थे इनका उद्देश्य था कि शिक्षा प्रणाली की हम जांच करें और सुधार के लिए सिफारिश करें। प्रमुख सिफारिश इनकी कौन कौन सी थी अगर बात करें तो प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना था, शिक्षा का विकेंद्रीकरण करना था, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना था, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना था। ये सारे क्या थे? इनके उद्देश्य थे। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। जो ये गोखले विधेयक है ये 16 मार्च 1911 को प्रस्तुत किया गया था। सर्वप्रथम भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग को गति देने के लिए कार्य गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये कार्य किया गया था। क्यों किया गया था? निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की जो मांग थी उसकी गति को तेज करने के लिए, कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाए और प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाए। कब किया गया था? तो 16 मार्च 1911 को किया गया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि मैं बार बार नहीं कहती हूँ कि आप डिस्टर्ब ना हों, लेकिन आप प्लीज़ वीडियो को देख के ऐसे मत जाया करिए, लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और एक लाइक से आपके थंब घिसते तो नहीं होंगे। शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे। जो शिक्षा आयोग है 1964-66 के अध्यक्ष थे, कौन थे? श्री DS कोठारी थे। कौन थे? श्री DS कोठारी थे। भारत के लिए एक सुसंगत शिक्षा नीति तैयार करने के लिए कोठारी आयोग 1964-66 की स्थापना डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में की गई थी। आप याद रखिएगा कि इसकी समीक्षा किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो डॉक्टर दौलत सिंह। कोठारी आयोग को भारतीय आयोग के भी नाम से जाना जाता है। पूछ सकता है कि कोठारी आयोग को अन्य किस नाम से जानते हैं? आप याद रखिए, भारतीय आयोग के नाम से जानते हैं। किसके? भारतीय आयोग के नाम से जानते हैं। कोठारी आयोग को अन्य किस नाम से जानते हैं? भारतीय आयोग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? प्राच्य पश्चात विवाद का जन्म हुआ। ये जो हुआ था 1813 के आज्ञा पत्र से प्राच्य पश्चात विवाद का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ था। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि ईयर ज़्यादा पूछता है, इसलिए बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको अगर ईयर अच्छे से नहीं याद रखे तो गलत तो आपके क्वेश्चन होंगे ही। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। आप ध्यान रखने की कोई बात ही नहीं। अगर आप 4 से 5 बार किसी भी चीज़ को देखेंगे वीडियो को तो आपको वैसे ही रट जाएगा। रिपीटेशन से आपको चीज़ें जल्दी तैयार होती है। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था। 1976 ईस्वी में समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का क्या अधिकार मिला था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी?
फोर्ट विलियम की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलाजली ने क्या की थी? फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है यह 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी को कलकत्ता में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलाजली ने की थी। इसकी स्थापना ब्रिटिश अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था। याद रखिए आप। निष्पदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले थे। इन्होंने छनाई का भी सिद्धांत दिया, आप इसको याद रखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो यह निष्पदन सिद्धांत पूछ लेता है या पूछ लेगा छनाई का सिद्धांत, तो आप इसको याद रखिए। क्या है कि भारतीय शिक्षा नीति में लॉर्ड मैकाले ने निष्पदन सिद्धांत दिया था, जिनका मुख्य उद्देश्य भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के छोटे से समूह को क्या करना था? शिक्षित करना था, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हो, परंतु विचारों, नैतिकता तथा बुद्धि से क्या हो? ब्रिटिश हो। मतलब उनका रंग खून जो हो वो भारतीय हो, परंतु विचार और नैतिकता उनकी कैसी हो? ब्रिटिशवादी हो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था यह 1986 से 87 के बीच में आरंभ हुआ था। इसलिए 86-87 अगर ऑप्शन में है तो आप 86-87 मानिए, अन्यथा अगर 87 दिया हुआ तो आप मान लीजिए उसको ऑप्शन में। आरंभ हुआ था। यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्राप्त करना है। आप इसको याद कर लीजिए। जो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इससे आपको शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग में भी पूछता है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था आरंभ करने का? तो यह योजना भारत सरकार द्वारा, पहली बात कोई भी योजना है आप उसको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप यही याद रखिए कि हम लोग भारत में रहते हैं, हम जो योजना है वो हमारी भारत में शुरू होती है। ऐसा मतलब मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि सारी योजनाएं भारत में ही स्टार्ट होती है, बट मान लीजिए यह योजना भारत में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश की सभी प्राथमिक विद्यालयों में, अगर यहाँ पे बात विद्यालय की हो रही है तो बीटीसी प्राथमिक से रिलेटिव है, तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालय। तो जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का काम था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आपको पता चल गया ना कि कब आरंभ हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यही था कि सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। बहुत ही इजी है, आप इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा जरूर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शिक्षा का छनाई सिद्धांत। छनाई सिद्धांत किस लिए है? उच्च शिक्षा हेतु है। आप ये याद रखिए कि छनाई का जो सिद्धांत था वो लागू किया गया था किस लिए? उच्च शिक्षा हेतु। मैंने आपको बताया था, दिया किसने था? लॉर्ड मैकाले ने दिया। अभी देखिए निष्पदन का सिद्धांत आया, उसको भी मैकाले ने दिया था, और छनाई का भी सिद्धांत मैकाले। मतलब ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में रिपीट होता है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड मिल जाएगा, इसलिए आप इसको याद रख लीजिए। ये वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है, शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू क्यों किया गया था या लागू किसने किया था? तो आप थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। शिक्षा को जो छनाई का सिद्धांत है यह लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मैंने बताया था ना कि यह मैकाले ने दिया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार केवल ऐसे वर्ग को शिक्षित करना चाहते थे जो उनके अनुकूलन हो, और केवल उच्च वर्ग को शिक्षित करना चाहते थे जिसमें उच्च वर्ग उनका भक्त बना रहे। आप ये मान के रखिए कि छनाई का सिद्धांत, निष्पदन का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड मैकाले ने दिया। ये कहाँ के लिए कार्य करते थे? किस सरकार के लिए? तो ये ब्रिटिश सरकार के लिए कार्य करते थे। अगर ये ब्रिटिश सरकार के लिए कार्य करते, तो अगर आप इनके बारे में कुछ नहीं जानते, दो चीज़ें जानते हैं कि ये तो एक छनाई का सिद्धांत, निष्पदन का सिद्धांत किसने दिया? ब्रिटिश सरकार ने दिया।
ब्रिटिश वो किसने दिया, लॉर्ड मैकाले ने दिया। ये कार्य किस सरकार के लिए करते थे, तो ये ब्रिटिश सरकार के लिए कार्य करते थे। इनका उद्देश्य उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु के लिए था। ये प्राथमिक के लिए नहीं कार्य करते थे, ये किसके लिए कार्य करते थे, केवल उच्च वर्ग को शिक्षित करना चाहते थे, जिसमें उच्च वर्ग उनका भक्त बना रहे। 3 चीजें आप याद रखिए, मैकाले से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ये कल भी वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा में घूम घूम के क्वेश्चन पूछा और आज फिर आया। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन हैं, आपको पेपर फर्स्ट में भी मिलेंगे, पेपर सेकंड में भी मिलेंगे, तो इसलिए आप थोड़ा फोकस होके पढ़िए। आपने अगर एक सब्जेक्ट अच्छे से तैयार किया तो दूसरे में आपको ये मान के चलिए कि 30% वहीं से आपको मिल जाएंगे। हाँ, 20% आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। 50% अगर आप 90% करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर के साथ साथ अग्रवाल सीरीज, पवन सीरीज, राजन सीरीज, इन तीनों को पढ़ लीजिए। आपके 90+ % आएंगे, ये गारंटी मेरी है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बनाया गया, सन 2009 में। किसके लिए बनाया गया था, 6 से 14 वर्ष के लिए। पूछता है, ज़्यादातर ये पूछता है कि 6 से 14 वर्ष के आयु की सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा किस सन में लागू किया गया था, सन 2009 में लागू किया गया था। कब, सन 2009 में लागू किया गया था। पढ़ लीजिए थोड़ा सा इसको कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम RTA 4 अगस्त सन 2009 को भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का क्या हुआ था, अधिकार देते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कस्तूरबा गांधी विद्यालय से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे। कस्तूरबा गांधी हो गया, उटका घोषणा पत्र हो गया, मैकाले से हो गया, और ये क्या है, अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किस सन में आया, इससे क्वेश्चन पूछेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन है, आप ध्यान दीजिए इन चीज़ों को, आपकी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएंगे और आप गलत भी नहीं करके आएंगे। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किससे है, जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय था या माध्यमिक बालिका शिक्षा से था, किससे था, माध्यमिक, प्राथमिक भी दिया रहेगा तो आपको प्राथमिक पे नहीं ध्यान देना है। क्या था, ये माध्यमिक बालिका शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा सन 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया था। क्या है कि कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय ये सिर्फ बालिकाओं के लिए है और इसमें आवास की भी सुविधा है। नेक्स्ट हम लोगों का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1904 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशासन और विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशासन वित्त पोषण के लिए एक ढांचा प्रदान करती थी। ये वित्त जो मतलब पैसे की जो बात होती थी, इसके लिए क्या करता था, एक ढांचा प्रदान करता था। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया, कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया, तो लंदन विश्वविद्यालय को आप याद रखिए, लंदन विश्वविद्यालय। कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना का आदर्श लंदन विश्वविद्यालय को बनाया गया था, याद रखिए आप। ये ऐसे जो ये 15 क्वेश्चन है, 15 में से अगर आप 6 क्वेश्चन में बात करूँ, एक उटका घोषणा पत्र, कोठारी आयोग, छनाई का सिद्धांत, और क्या था, एक 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये 4
छनाई में एक निष्पादन का सिद्धांत आ जाता है। ऊट का घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? ऊट के घोषणा पत्र किस ईयर में लागू हुआ था? कोठारी आयोग को और किस अन्य नाम से जानते हैं? ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा किस वर्ष चलाई गई, किस धारा के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन जो है 6 से 7 क्वेश्चन जो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो घुमा फिरा के आपको हर बार ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जरूर। ये देखिए निष्पदन सिद्धांत, अभी मैंने आपसे कहा था कि मैकाले के ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप समझ लीजिए कि निस्पंदन सिद्धांत है क्या, इससे आस क्या है। निस्पंदन सिद्धांत को अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत भी कहा जाता है। शिक्षा के प्रसार के लिए यह एक अवधारणा है। इस सिद्धांत का मानना था कि समाज के उच्च वर्गों से शुरू होकर धीरे धीरे निम्न वर्गों तक पहुंचे। मैंने क्या कहा कि निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया? मैकाले ने दिया। छनाई का सिद्धांत किसने दिया? मैकाले ने दिया। ये किस सरकार की बात करते थे? तो ये ब्रिटिश सरकार की बात करते थे। इन्होंने कैसी शिक्षा की बात की? तो इन्होंने उच्च शिक्षा की बात की। बस ये 3 चीज़ अगर आपने याद रखा तो आपका ये क्वेश्चन नहीं गलत होगा। अगर हमें कुछ भी नहीं आता है और मैं ये क्वेश्चन लिखना चाहती हूँ, मुझे ये पता है कि ये ब्रिटिश सरकार के लिए कार्य करते थे, ये उच्च शिक्षा के लिए कार्य करते थे, तो हम लिखेंगे क्या? ये निष्पंदन सिद्धांत को लॉर्ड मैकाले जी ने दिया था और इन्होंने उच्च शिक्षा के हेतु के लिए उच्च शिक्षा हेतु काम करते थे। ये ब्रिटिश सरकार में उच्च शिक्षा के लिए काम करते थे और इनका मानना था कि अगर आप उच्च शिक्षा के छात्रों को अपना भक्त बना लें तो किसी भी कार्य को आसानी से किया। हाँ, अगर आपने इतना भी लिख दिया तो 2 नंबर का जो मार्क्स है वो आपको 1 नंबर तो लेके चले ही आएंगे। आपको कुछ भी नहीं पता है, बट आप थोड़ा सेंटेंस को सही से अपने शब्दों में पिरोना जानते हैं। तो अब देख लीजिए वही चीज़ लिखा है, कुछ अलग थोड़ी ना लिखा है। इस सिद्धांत का मानना था कि समाज के उच्च वर्गों से शुरू होकर धीरे धीरे निम्न वर्गों तक पहुंचना है। मतलब ये उच्च वर्गों पे तो काम स्टार्ट करते थे, लेकिन उच्च वर्गों से काम करते करते कहाँ आते थे? निम्न वर्गों तक आते थे। हो गया ना? आपको कहाँ मिला? एक वेरी शॉर्ट में मिला, एक ऑब्जेक्टिव में मिला। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिला, 2 नंबर मिल गया ना। कोठारी आयोग आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिला, आपको वेरी शॉर्ट में भी मिला। 2 नंबर आपको यहाँ से मिले, 4 नंबर हो गए ना। ये 4 नंबर हर एग्ज़ाम में आपको पूछेगा, इसलिए 4 से 6 नंबर हो जाएंगे, लेकिन 4 से 3 नंबर या 2 नंबर नहीं होगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखिए। कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली का समग्र मूल्यांकन करना और शिक्षा नीति का निर्माण करना तथा आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। कुछ नहीं आता आपको कोठारी आयोग के बारे में, कुछ नहीं पता, आपने कभी भी नहीं पढ़ा है, तो आप इतना याद रखिए कि कोठारी आयोग जो था उसकी जो नियुक्ति हुई उसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को सुधारना था। प्राथमिक शिक्षा के लिए इतना प्रचार प्रसार करना था कि प्राथमिक शिक्षा की गति को तेजी देना था कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके पेरेंट्स हैं जागरूक हो सकें। प्राथमिक शिक्षा के लिए सुधार कौन किया? कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली का समग्र मूल्यांकन करना और शिक्षा नीति का निर्माण करना। आयोग ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार, राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका, शिक्षा में समानता और शिक्षा में अनुसंधान विकास पर ध्यान, मतलब टोटल कार्य इनका क्या था? शिक्षा पे, कि शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जा सके, बस इसी पे इनका सारा ध्यान था। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय? सार्वभौमिकरण अगर हम बात करें तो यह ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। इसमें जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर। देखिए स्कूलों में वर्दी क्यों चलाई जाती है, ड्रेस क्यों चलाई जाती है? बच्चे ड्रेस पहन के आते हैं ना, एक यूनिफॉर्म में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें सारे जात एक समान हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, उसमें सारी कम्युनिटी को एक करना है। ऐसा नहीं है कि आपको धर्म के अनुसार अलग कर दिया जाए, लिंग के अनुसार अलग कर दिया जाए, एक समान व्यवहार। क्यों? शिक्षा के अनुसार।
शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करें। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चे, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक, आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करें। ऐसा नहीं कि एक अंबानी के ही घर का बच्चा स्कूल में जा सकता है, नॉर्मल रिक्शा वाले का भी बच्चा स्कूल जा सकता है पढ़ने। मतलब बात यहाँ किसी की भी ऐसा नहीं है कि किसी को वो करना है। बात ये है कि अगर कोई भी धर्म हो, हिंदू है, मुस्लिम है, अदर कास्ट भी है, तो एक ही स्कूल में चाहे किसी भी धर्म का बच्चा हो, क्या भी उसकी आर्थिक स्थिति है, वह आके स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य बाल श्रम को क्या करना है? खत्म करना है। यह योजना 1887, बस अगर आप इतना याद रखें कि यह योजना 1887 में शुरू की गई और इसका संचालन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय बाल श्रम योजना जिसका उद्देश्य क्या है? बाल श्रम को खत्म करना। इतना भी आप याद रखेंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसाला कार्यक्रम क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं, बस यही रहता है कि आप लोगों ने कभी इसको पढ़ा नहीं रहता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। लेकिन आप थोड़ा सा चीज़ों को पढ़ेंगे, 10 मिनट 20 मिनट समय देंगे, आप बहुत ही अच्छे से करके आएंगे। जनसाला कार्यक्रम क्या है? जनसाला कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वैक्स को साक्षर बनाना है। जनसाला क्या है? जनसाला में क्या आएगा? एक वैक्स, मतलब अगर आप 18 क्रॉस कर चुके हैं तो आपको क्या करना है? साक्षर बनाना है। साक्षर बनाना है। यह कार्यक्रम, मैंने कहा कि आपको कुछ भी नहीं आता है, कार्यक्रम किसने शुरू किया? आप ये जानिए कि हम भारतवासी हैं तो हमारा जो भी कार्यक्रम शुरू हो रहा है वो भारत सरकार द्वारा ही शुरू किया जा रहा है। ज़्यादा आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य है? न्यूनतम अधिगम स्तर MLL एक ऐसा स्तर है जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्र शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर एक निश्चित न्यूनतम ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं। यह स्तर विभिन्न विषय जैसे भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए निर्धारित किया गया है। मतलब न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है कि आप देखिए कि एक एज के अनुसार बच्चों का सिलेबस होता है, एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कुछ चीज़ें इन्हें नर्सरी में पढ़ाई जाती है तो कुछ KG में, कुछ फर्स्ट में, ऐसे ही क्या करते हैं, धीरे धीरे इनका स्तर बढ़ाते हैं, एक निश्चित न्यूनतम ज्ञान और कौशल प्राप्त करें। या स्तर विभिन्न विषयों के होते हैं, मतलब यह स्तर क्या होता है? विभिन्न विषय, जैसे मतलब आपको भाषा की समझ दी जाती है, गणित का ज्ञान दिया जाता है, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, ऐसे अध्ययन के लिए निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम, विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को स्कूल में जाने के लिए प्रेरित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मतलब विद्यालय को, एक बच्चा है वो विद्यालय क्यों जाए, उसके लिए एक डिज़ाइन तैयार की जाती है, उसे ही विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम कहते हैं। इन कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियां शामिल होती हैं जो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती हैं और उन्हें स्कूल में सफल होने के लिए क्या करती है? मदद करती है। कुछ नहीं आता आपको, बस इतना याद रखिए कि विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम आ गया, आप लिखेंगे क्या कि विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम। थोड़ा लाइन बढ़ाना चाहते हैं, यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत बच्चों को स्कूल आने के लिए, भी स्कूल में जाने के लिए प्रेरित करने के लिए एक डिज़ाइन तैयार की जाती है जिसे ही विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम कहते हैं। हो गया, कुछ कहानी इसमें ज़्यादा थोड़ी ना लिखनी है। प्री मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम, प्री मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम, प्री मोस्ट प्रोग्राम ऑफ मैस ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर।
प्री मोस्ट कार्यक्रम का जो पूरा नाम है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम, मतलब जो अध्यापक कार्य कर रहे हैं उन्हीं का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम जो होता है उसी प्री मोस्ट कार्यक्रम कहते हैं। याद कर लीजिए, ये आपसे पूछ सकता है। आप इंग्लिश में वो हिंदी में नहीं याद कर सकते हैं तो आप इंग्लिश में याद रखिए, नहीं तो हिंदी में भी ईजी है कि सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ मेस ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर। कोई बहुत टफ नहीं है, आप इसको याद करिए। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय व अवरोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये आपसे पूछेगा। ये तो 1 नंबर में पूछ लिया है, ये ज़्यादातर 2 नंबर में पूछता है क्योंकि ये जो अर्थ स्पष्ट करना रहता है दोनों में अंतर, यहाँ पे अर्थ पूछा है, लॉन्ग में आपसे अंतर पूछ सकता है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा समझिए, बहुत ही ईजी है। अपव्यय का आस बालक का अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना, अपव्यय अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देना, जिसमें बालक पर खर्च किया गया धन, समय, श्रम बेकार चला जाता है। हॉर्टिंग कमेटी के अनुसार प्राइमरी शिक्षा पूरी करने से पहले बच्चों का शिक्षा स्तर पर स्कूल छोड़ देना क्या है, स्कूल छोड़ देना अपव्यय है। अवरोध का क्या है कि अवरोध का आस कक्षा में असफल होने के लिए जाता है, अर्थात एक ही कक्षा में दोबारा पढ़ाई के लिए ठहरना। अवरोध क्या है कि आप जैसे फर्स्ट क्लास में हैं तो आप फर्स्ट क्लास फेल हो गए, फिर से आप फर्स्ट पढ़ने, जैसे अभी आप समझ लीजिए कि अवरोध क्या है और अपव्यय क्या है। बहुत से बच्चे बीटीसी कर रहे हैं और बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में क्या हो गया, बैक लग गया। अब जब बैक लग गया तो आप फिर से ना उसी क्लास में रह गए ना, फर्स्ट सेमेस्टर में रह गए। आप फिर से, बहुत से बच्चों का ऐसा है कि 4 सब्जेक्ट में अगर बैक लग जा रहा है तो वो फिर से ही फर्स्ट सेमेस्टर में रह गए। अब फिर से वो क्या करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ेंगे, तो ये आपका क्या हुआ, अवरोध हुआ। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बीटीसी में एडमिशन तो ले लिए, फर्स्ट सेमेस्टर पढ़े और उसके बाद बीच में ही वो छोड़ दिए, तो ये क्या हुआ, अपव्यय हुआ। क्योंकि आपने यहाँ अपनी फीस तो 40,000 पूरी दे दी, लेकिन आपने क्या किया, इसको स्किप कर दिया, तो ये आपका अपव्यय हुआ। और अवरोध आपका क्या हुआ कि आप बीटीसी कर रहे हैं और आपका 4 सब्जेक्ट में बैक लग गया, तो 4 सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लग गया तो आप बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर को फिर से पढ़ेंगे, ये आपका क्या हो गया, अवरोध हो गया। एक कक्षा को 2 बार पढ़ना, अवरोधन। और अगर आपने टोटल फीस सबमिट करने के बाद अपना विद्यालय ही छोड़ दिया, वो आपका क्या हुआ, अपव्यय हुआ। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, प्राच्य पश्चात विवाद क्या है। प्राच्य पश्चात विवाद 19वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा प्रणाली के स्वरूप को लेकर हुआ एक महत्वपूर्ण विवाद था। यह विवाद भारतीय संस्कृति और मूल्यों को संरक्षित करने के लिए और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने के बीच टकराव का प्रतीक था। मतलब यही क्या है कि जो भारतीय विवाद संस्कृति को संरक्षित करना है और जो ये नई प्रणाली जो आ रही है इसको अपनाने के बीच टकराव का कार्य था, प्रतीक था। बस आप इतना ही याद रखिए क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट, डीपीईपी परियोजना का मुख्य कार्य शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना, समानता और समावेश को बढ़ावा देना। शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना, इसका मतलब है कि शिक्षक के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, बेहतर कार्यक्रम और शिक्षण सामग्री और स्कूली बुनियादी ढांचे को सुधार पर ध्यान केंद्रित करना था। समानता समावेशन ने सभी बच्चों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित था। आप इतना ही लिख देंगे, आपको 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, बीईपी। बीईपी क्या है, बीईपी का अर्थ बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। बीईपी बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम यह 1994 में शुरू किया गया। भारत सरकार, फिर मैंने बात किया कि कोई भी कार्यक्रम कौन शुरू करता है, भारत सरकार। भारत सरकार का
एक कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण और समावेशी बनाना है। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पूछ रहा है किसने शुरू किया, कुछ नहीं, आप आंख बंद करिए, थोड़ा सा लिखिए कि बीईपी क्या है। आपको नहीं पता था इसका फुल फॉर्म है तो बीएपी या ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। लीजिए, हो गया आपका 1 नंबर का आंसर। अगर आपने इसका फॉर्मूला लिख दिया, इसको डिफाइन कर दिया, बीईपी का मतलब बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, तो आपका 1 नंबर कोई काट नहीं पाएगा। उड का घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? सन 1856 तक सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना हो गई थी। मतलब जो 1856 का प्रांत आया उसमें सभी विभागों में क्या थी? शिक्षा की स्थापना हो गई थी। सभी स्तर में स्कूल तथा कॉलेजों की स्थापना हो गई। शिक्षा राज्य का दायित्व माना जाने लगा तथा राज्य के नियंत्रण में आ गई थी। उच्च शिक्षा माध्यम अंग्रेजी कर दी गई थी। शिक्षा में पाठ्यक्रम में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान विस्तार कर दिया। मतलब उड़ के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव है कि सभी विभागों में, मतलब कोई भी देश हो, विदेश हो, क्षेत्र हो, हर जगह विद्यालय की एक तो स्थापना हो गई, स्कूल बन गए, कॉलेज बन गए, वहाँ पे उच्च प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाने लगा। वहाँ पे जो हमारी प्राथमिक जो ये मातृभाषा है इसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान दिया जाने लगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स से क्या आशय है? ब्रिज कोर्स का क्या आशय? यह एक ऐसा शैक्षणिक कार्यक्रम है जो 2 अलग अलग स्तरों के बीच ज्ञान और कौशल में अंतर को कम करने में मदद करता है। यह उन छात्रों के लिए उपयोगी है जो किसी अगले स्तर पर जाने के लिए तैयारी नहीं हो पाते, जिनके पास आवश्यक ज्ञान और कौशल की कमी रहती है। ब्रिज कोर्स विभिन्न प्रकार के होती है, शैक्षिक स्तर, कौशल विकास के लिए या भाषा सीखने। ब्रिज कोर्स की अगर हम बात करें तो बहुत से बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जो बीएड करके आए होंगे। तो अगर हम बात करें बीएड करके जो बच्चे आए हैं, तो अगर आप प्राइमरी की वैकेंसी आई थी तो उसमें क्या था कि ये जो बीएड वाले हैं ये तो जूनियर का ज्ञान लेके आते हैं, मतलब ये उच्च स्तर पे ज्ञान लेके आएंगे, तो ये छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे सरकार ने एक नियम निकाला था कि हम यहाँ पे इनको एक ब्रिज कोर्स देंगे जहाँ पे हम इनको ट्रेंड करेंगे कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। तो ब्रिज कोर्स क्या करता है कि एक ट्रेंड का काम करता है। अगर आपको कोई कम ज्ञान है तो हम थोड़ी सी जानकारी देके उस ज्ञान को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम सन 2009 में प्रारंभिक शिक्षा, देख लीजिए, सन 2009 आ जाए, प्रारंभिक शिक्षा आ जाए, कुछ नहीं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य मुक्त शिक्षा प्रदान करने से है। इसका अर्थ कि इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त की जाए, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक स्थिति, शारीरिक क्षमता कुछ भी हो। सन 2009 आ जाए, प्रारंभिक शिक्षा आ जाए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आ जाए, आप आंख बंद करिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें जाति धर्म का भेदभाव किए बिना बच्चों को एक समान शिक्षा देना है। हो गया आपका 1 नंबर। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत प्रारंभिक शिक्षा के निम्नलिखित प्रावधान क्या है? मुक्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, स्कूलों की नियुक्ति, शिक्षकों की नियुक्ति, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें, बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा का अधिकार समिति। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। आप लोग देख लीजिए लॉर्ड मैकाले कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ये मैकाले, ये काले हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में मिले 1 नंबर में, शॉर्ट में मिले 1 नंबर में, ये देखिए आ गए 2 नंबर में, मतलब 4 से 5 नंबर ये मैकाले जी आपको छोड़ेंगे नहीं, इनको याद रखिए। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति की आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, मैकाले ने इसके तहत अधोगामी निष्पंदन का सिद्धांत, मैंने बताया ना, निष्पंदन का सिद्धांत किसने दिया? मैकाले ने दिया, का सिद्धांत दिया, जिसके तहत भारत में किस शिक्षा की बात की थी? उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से
को शिक्षित करना, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से क्या हो, भारतीय हो, लेकिन विचार और नैतिकता से कैसे हो, ब्रिटिश हो, है ना, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार की बात करते हैं। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का मूल्यांकन क्या था, चलिए पढ़ लेते हैं। मैकाले की समिति को भारत सरकार के लिए शिक्षा की एक नई प्रणाली तैयार करने का काम सौंपा गया था, जो सदियों से चली आ रही पारंपरिक प्रणाली को बदल देगी। मैकाले की समिति ने सिफारिश की थी भारतीय स्कूलों में शिक्षा की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए और पाठ्यक्रम पूर्वी मूल्यों के बजाय पश्चिमी मूल्य और विचारों पर आधारित होना चाहिए। शिक्षा नीति के अगर मूल्यांकन में आप कुछ नहीं जानते हैं तो बस आप इतना याद रखिए कि जो सदियों से चली आ रही पारंपरिक प्रणाली को बदल देगी। मैकाले समिति की जो सिफारिश थी, उन्होंने भारतीय स्कूलों में किसकी मांग की थी, शिक्षा भाषा में अंग्रेजी की मांग की, और जो पूर्वी मूल्यों के बजाय उन्होंने पश्चिमी मूल्यों के विचारों पर आधारित, जो इनका पाठ्यक्रम था वो पहले पूर्वी मूल्यों पर आधारित था, उसको पश्चिमी मूल्यों पर करिए, पश्चिमी मूल्यों के आधार पे करिए, और जो भाषा हिंदी थी, जो क्षेत्रीय भाषा थी, उसको अंग्रेजी भाषा करिए। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि उद्घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूछे गए। हम कह नहीं रहे कि अगर आपने मैकाले तैयार कर लिया, उठ का घोषणा पत्र तैयार कर लिया, सन 2009 का RTA एक्ट तैयार कर लिया, आपको 15 नंबर इन्हीं 3 लोग से मिल जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। उद्घोषणा पत्र 1854 शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया। उड के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि चार्ल्स उड अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष थे। वुड डिस्पैच की विशेषता क्या है, स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक स्कूली शिक्षा देना, जो हमारी मातृभाषा है उसमें प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक विद्यालय में एग्लो वर्णक्यूलर माध्यम, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा देना। मैकाले आयोग, यह पहला विधि आयोग था जिसे लॉर्ड मैकाले के अधीन 1834 में स्थापित किया गया था। इसमें दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता को संहितीकरण सिफारिश की गई थी। मैकाले का विवरण पत्र क्या था कि लॉर्ड मैकाले 1835 में भारतीय शिक्षा पर विवरण पत्र प्रस्तुत किया। विवरण पत्र जो है ये भारतीय मूल निवासियों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद 1837 में अंग्रेजी अदालत की भाषा बनाया गया, लेकिन उड डिस्पैच 1854 ने भारत की शिक्षा के लिए ब्रिटिश प्रयास को नियमित किया गया था। मैकाले का विवरण पत्र आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और मैं इसको अभी तो 4-5 पेपर कराऊंगी ही, तो अच्छे से आपका तैयार हो ही जाएगा, टेंशन नहीं। आपको मेरे साथ रह के टेंशन नहीं लेना है, बस आप लगातार वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। ऐसा नहीं कि आप वीडियो को मत देखें और आपका हो जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो कोई भी आपको पास नहीं करा सकता, चाहे जितना अच्छा कोई टीचर हो, चाहे कोई भी हो। पढ़ना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा। भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान है। लॉर्ड कर्जन भारतीय शिक्षा में योगदान की अगर हम बात करें तो कर्जन ने 1901 में भारत सरकार में शिक्षा विभाग की स्थापना की। यह विभाग शिक्षा नीति बनाने, शिक्षा संस्थाओं को निरीक्षण करने और शिक्षा के विकास की योजना बनाने के लिए जिम्मेदार था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1904 आई। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग हुआ। कर्जन ने 1904 में अपनी शिक्षा नीति घोषित की थी। इस नीति में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, महिला शिक्षा के सुधार की बात की थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की बात करें तो यह 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने विश्वविद्यालय की कामकाज का अध्ययन और सुधारों की सिफारिश की गई थी। शिक्षा में कर्जन के योगदान के अगर मूल्यांकन की बात करें तो कर्जन ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इन बदलावों में भारतीय शिक्षा के विकास पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। कर्जन की शिक्षा नीति के कुछ नकारात्मक पहलू भी थे, कुछ खास नहीं है कि मैं उसको अच्छे से डिफाइन करूं। कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। आयोग ने सिफारिश की
कि शिक्षा का जो राष्ट्रीयकरण किया जाए वह शिक्षा प्रणाली को एक राष्ट्रीय नीति के तहत लाया जाए। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा का माध्यम। आयोग ने सिफारिश की प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, मतलब जो अगर छोटा बच्चा आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि वह अपनी मातृभाषा को भूल के आए, वह अपनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा के साथ अपनी शिक्षा को ग्रहण करे। शिक्षा के स्तर की बात करें तो आयोग ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई सिफारिश की, जिनमें शामिल थे लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, गरीब पिछड़े वर्ग को, ग्रामीण क्षेत्र मतलब या लड़की गरीब ग्रामीण क्षेत्र, इन सभी की शिक्षा के माध्यमों को बढ़ावा देना था। शिक्षा का लक्ष्य, आयोग ने शिक्षा का लक्ष्य केवल ज्ञान का प्रसार नहीं बल्कि व्यक्तित्व का समग्र विकास करना, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात उन्होंने की थी। शिक्षा का दर्शन, आयोग ने शिक्षा का दर्शन समग्र और मानवतावादी भी बताया था। शिक्षा का भविष्य, आयोग ने शिक्षा में भविष्य को उज्जवल बताया और शिक्षा को राष्ट्र के निर्माण का आधार बताया था। अगर आपने शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आप लॉन्ग बहुत ही आराम से कर लेंगे, कुछ बहुत बड़ी कहानी नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रमुख बिंदु। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के जो प्रमुख बिंदु की बात करें, यह नीति 1986 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री राजीव गांधी द्वारा पेश किया गया था। यह नीति 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेती है। नीति की प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा के सभी को सुलभ बनाना, शिक्षा में गुणवत्ता का सुधार करना, शिक्षा को राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों से जोड़ना। कुछ नहीं आ रहा है, बस आप शिक्षा के बारे में लिखते जाइए, शिक्षा आपको नंबर दिला के जाएंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की उपलब्धियां क्या थी? शिक्षा प्रणाली में समानता, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, शिक्षा के लिए वित्त पोषण की वृद्धि करना, शिक्षा का ढांचा विकसित करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कमी की बात करें, पर्याप्त संसाधनों की कमी थी, प्रणाली में सुधार की जो गति थी वो धीमी थी, शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार की कमी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का महत्व की बात करें तो यह भारत शिक्षा प्रणाली की एक महत्वपूर्ण बदलाव था। इस नीति में शिक्षा प्रणाली में समानता, सामाजिक न्याय और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-1992 से संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्या था कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य बताइए। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट की प्रमुख उद्देश्य, डाइट का जो प्रमुख उद्देश्य है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। सेवाकालीन प्रशिक्षण में शिक्षकों के डाइट शिक्षकों पे कार्य करती है, ना कि बच्चों पे। शिक्षकों के नवीनतम विधियों, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, मनोविज्ञान आदि विषयों के लिए प्रशिक्षण किया जाता है। यह प्रशिक्षण सेवापूर्ण और सेवाकालीन दोनों प्रकार का होता है। शैक्षिक सामग्री का अगर विकास बात करें तो डाइट विभिन्न विषयों पर किताबें, पत्रिकाएं, ऑडियो वीडियो सामग्री आदि विकसित कराता है। यह सामग्री शिक्षकों और छात्रों के लिए उपयोगी होता है। डाइट शिक्षक सामग्री का विकास और प्रयास भी करता है। शैक्षिक अनुसंधान की बात करें तो डाइट शिक्षण विद्या, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन आदि विषयों पर अनुसंधान करता है। यह अनुसंधान शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। डाइट शैक्षिक अनुसंधान भी करता है। नेक्स्ट क्या है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार, डाइट शिक्षा प्रणाली सुधार के लिए काम करता है। यह शिक्षकों को प्रशिक्षण, शैक्षिक सामग्री का विकास और शैक्षिक अनुसंधान के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में क्या कर रहा है? सुधार कर रहा है। अन्य उद्देश्य की अगर बात करें डाइट के क्या है तो डाइट भी अन्य उद्देश्यों में शिक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है, शिक्षकों के मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है, शिक्षा प्रणाली में नवाचार को क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। शिक्षा का अभाव। पहला, भारत में अभी भी कई बच्चे हैं जिन्हें प्राथमिक शिक्षा नहीं मिल पाती है। यह समस्या गरीबी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन, लिंग भेद, अन्य सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं के कारण है। शिक्षा में गुणवत्ता की कमी है। भाषा की समस्या, भारत क्या है कि
शिक्षा में गुणवत्ता की कमी कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता का अवसर कम होता है। शिक्षकों की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, शिक्षण सामग्रियों में कमी होती है। भाषा की समस्या की अगर बात करें तो भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। प्राथमिक शिक्षा में भाषा की समस्या एक बड़ी चुनौती है। कई बच्चों की अपनी मातृभाषा में शिक्षा नहीं मिल पाती है। शिक्षकों की कमी, भारत में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। कई विद्यालयों में एक ही शिक्षक कई कक्षाओं को पढ़ाते हैं। शिक्षकों की कमी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। प्राथमिक शिक्षा समस्या को हल करने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर कार्य करना पड़ेगा। ईसीसी क्या है? ईसीसी का अर्थ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यह उसे 6 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। इसमें शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक और भाषा का विकास करता है। बच्चों को एक सुरक्षित और देखभाल करने के लिए वातावरण प्रदान करता है। बच्चों को उनके विकास के लिए आवश्यक उत्तेजना प्रदान करता है। बच्चों में सामाजिक, भावात्मक और कौशल विकसित करने में मदद करता है। बच्चों को सीखने के लिए तैयार करता है। ईसीसी क्या है? या बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में सुधार करता है, या बच्चों के स्कूल के लिए तैयार करता है, या बच्चों के जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल को विकसित करता है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संवैध संगठन है जो स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों का केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सहायता से सलाह देता है। एनसीईआरटी के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। स्कूली शिक्षा के संबंधित क्षेत्रों को शोध कार्य करना और उसे बढ़ावा देना। मॉडल, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन उपकरण विकसित कराना। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्य आयोजित कराना। शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीतियां तैयार करना और सरकार की सहायता करना। शिक्षा प्रणाली की समानता, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए नवीनतम शिक्षण विधियों को क्या करना है? तकनीकियों को विकास करना। ये सारे बहुत ही इजी हैं, इतना ज़्यादा कार्य उस पर करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी के अन्य कुछ भी कार्य हैं। विभिन्न विषयों पर शैक्षिक सामग्री को प्रकाशित करना, ऑनलाइन संसाधन और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करना, विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम की गतिविधियों का आयोजन करना, शिक्षा प्रणाली में नवाचार को बढ़ावा देना। एनसीईआरटी शिक्षा प्रणाली की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सभी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एनसीईआरटी शिक्षा बिना बोझ के इस संदर्भ में प्रोफेसर यशपाल का मुख्य सुझाव। एनसीईआरटी से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। प्रोफेसर यशपाल, पहला था कि परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। परीक्षा केवल ज्ञान मूल्यांकन करने के बजाय समय विकास का मूल्यांकन करना चाहिए। बोर्ड परीक्षा केवल 12वीं कक्षा में आयोजित की जाए। कक्षा 10वीं तक की परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षा के बजाय आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आयोजित किया जाए। पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए। पाठ्यक्रम को बोझिल बनाने के बजाय व्यापक और संतुलित बनाया जाए। पाठ्यक्रम को जीवन कौशल और मूल्यों में शामिल करना चाहिए। पाठ्यक्रम में रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया जाए। शिक्षण विधियों की अगर हम बात करें तो शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए? शिक्षण विधियाँ रोचक, प्रभावी हो। शिक्षण विधियों में छात्रों का सक्रिय भागीदारी हो। शिक्षण विधियों में छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप बनाया जाए। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि वह नवीनतम प्रशिक्षण विधियों की तकनीकी का उपयोग कर सकें। शिक्षकों को छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझने और उनके निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। शिक्षकों को छात्रों को प्रेरित करने के लिए और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया है। सन 2023 का जो प्रीवियस ईयर पेपर था मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है और आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने अगर सन 2023 के पेपर को अगर अच्छे से पढ़ा होगा, चीज़ों को समझा होगा, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप
1 घंटे में आप मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन अपना सही करके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ अच्छा ही सीख के जाएंगे और जो आपके एग्ज़ाम में क्या करेगा, आपको मदद करेगा, आपको और बेहतर बनाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।